हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स का थर्ड पार्ट, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज? बल युग्म का आघूर्ण पढ़ेंगे, ठीक है। और एक परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बच्चों, ये देखते हैं, ठीक है। तो एक समान चुंबकीय यूनिफॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड किसी ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर यदि मैं यहां कहीं पर भी कोई बिंदु ले लेता हूं, तो ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा एक समान होता है, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये एक समान एक चुंबकीय क्षेत्र को पर शो करने का तरीका है। बस ये कुछ नहीं है, नॉलेजफुल है, लेकिन इसी पर जो है इसका एप्लीकेशन जो होता है वो है आपका बल युग्म का आघूर्ण। चुंबक का बल युग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। तो वो जो होता है बच्चों, उसको लेके देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा आपको। ये देखिए, सबसे पहले आपको एक लेना पड़ेगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र। क्या लेना पड़ेगा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेना पड़ेगा, यूनिफॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड। इस यूनिफॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड में आपको क्या करना है? एक चुंबक को, एक दंड चुंबक NS को इस प्रकार जो है NS एक दंड चुंबक है, सपोज करते हैं ये N सिरा है, ठीक है, और ये S सिरा है, को इसका जो चुंबकीय अक्ष है बच्चों, ये देखिए चुंबकीय अक्ष, इसको हम थीटा कोण बनाते हुए इस प्रकार रख देते हैं। समझ में आ रहा है? ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को B से शो करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से शो करते हैं। समझ में आ रहा है? तो थीटा कोण बनाते हुए जब रखेंगे, जिसकी ध्रुव प्राबल्य M है, आप यहां पे लिखते जाइएगा। माना कि NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए इस प्रकार रखा गया है, या थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसका ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है। अतः दंड चुंबक के ध्रुवों पर लगने वाला बल, ठीक है बच्चों, इसके सिरे पर ध्रुवों पर लगने वाला बल क्या होगा? ये देखिए, हम सबको पता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होता है एकांक ध्रुव प्राबल्य। जितने बलों का अनुभव करता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको मैं पहले QM से शो कर रहा था, आपको बताया हूं मैं, QM या M से शो करते हैं, तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, याद रखना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? तो F बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा M स्मॉल m एंड B, ये हो जाएगी। मतलब इस सिरे पर जो कार्य करने वाला बल होगा वो हो जाएगा MB, और इस सिरे पर जो कार्य करने वाला होगा वो भी हो जाएगा MB। तो ये दोनों जो बल होते हैं बच्चों, वो परिमाण में एक समान होते हैं। क्या होते हैं? परिमाण में एक समान होते हैं, किंतु इनकी डायरेक्शन जो है अलग अलग होती है। और इसी कारण परिमाण में एक समान है किंतु इनकी दिशा भिन्न भिन्न है। तो वो क्या करते हैं? आप एक काम करना, दो बैल को यहां जूड़ा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, है ना। तो दो बैलों को आप इस प्रकार बांध दीजिएगा कि उनका दिशा, मतलब एक का मुंह आपका इस डायरेक्शन में हो और एक का मुंह जो है आपका विपरीत डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो होगा क्या, ये बताओ मुझे, होगा क्या? दोनों का बल समान है, तो यहां पे जो घूर्णी लगा रहेगा वो क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा, और क्या उत्पन्न हो जाएगा? बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार जब दो एक समान बल जो विपरीत दिशा में होते हैं, जब किसी दंड चुंबक पर कार्य करते हैं, तो उसके कारण एक बल युग्म उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, और जिसके कारण उसमें आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, मतलब वो घूमने लगता है, रोटेट होने लगता है। ये इधर लाने का प्रयास करेगा, ये इधर ले जाने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो क्या हो गया? आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, आघूर्ण। तो उसी आघूर्ण को बोलते हैं स्टूडेंट बल युग्म
बल युग्म का आघूर्ण। मैं जितना चीज बोला हूं उसको ध्यान से सुन करके आप लोग थ्योरी में लिख लीजिएगा। बल युग्म का आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है। और उस बल युग्म का आघूर्ण का जो मान होता है वो होता है एक बल गुणित क्रिया रेखा के, ठीक है। क्रिया रेखा भी क्या है मैं बताता हूं आपको, ठीक है। एक बल और क्रिया रेखा के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों इधर देखिएगा, इसका क्रिया रेखा क्या होता है? क्रिया रेखा उस लाइन को कहते हैं, उस रेखा को कहते हैं जिस पर वे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसका जो क्षैतिज है इसको छोड़ दीजिए, इसका भी क्षैतिज है इसको छोड़ दीजिए, तो क्रिया रेखा जो है बच्चों ये बन जाता है। ये देखिए, ये इसके इस रेखा पर ये काम कर रहा है, इस रेखा पर, ठीक है। और ये देखिए, ये आप इस वाले लाइन को छोड़ दीजिए, इस वाले को छोड़ दीजिए, तो ये हमारा एक क्रिया रेखा प्राप्त हो जाता है। तो इसको मैं सपोज करता हूं पी ले लेता हूं, क्या मान लेता हूं? पी मान लेता हूं। समझते जाइएगा, क्या मान लेते हैं बच्चों? पी मान लेते हैं, ओके। अब होता क्या है, देखो बल युग्म के आघूर्ण को हम लोग टॉर्क से शो करते हैं, टाउ से। तो टाउ इज इक्वल टू एक बल, तो एक बल का वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों? अगर आप एफ भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ मैं बना दूंगा उसको, ठीक है। और एक क्रिया रेखा क्या हो जाएगी? एनपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एनपी हो जाएगी, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू हम सबको पता है एम बी मल्टीप्लाई एनपी हो गया, बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम बी होता है। कैसा है मैं बता दिया हूं आपको, ठीक है। अब एनपी का मुझे वैल्यू निकालना है। इधर देखो सब लोग, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा जब काटता है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन जब काटती है बच्चों, तो ये जो आपका संलग्न, इसको बोलते हैं हम लोग एकांतर, सॉरी एकांतर इसको नहीं बोलते यार, एकांतर में ये आ जाता है, ठीक है, एकांतर में ये आ जाता है। इसको बोलते हैं आपका चलिए जो भी है, बट ये जो है हमारा क्या होता है बच्चों, अभी मुझे ध्यान से उतर गया है, ठीक है। तो ये दोनों कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब ये है कि ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, अर्थात ये भी थीटा हो जाएगा। अब देखिए मुझे थीटा का वैल्यू निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? ये देखो आप, कर्ण का मान मुझे पता है 2l है, ये कर्ण हो जाएगा ना भाई। इसमें देखिए ये कर्ण है, तो ये कर्ण का मान मुझे पता है, मैं सब अच्छे से जानता हूं। और मुझे एनपी का मान निकालना है जो कि लंब है, इसमें थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, तो लंब का मान मुझे निकालना है और कर्ण का मान मुझे पता है। आधार मैं नहीं लूंगा, रीजन क्या है? आधार मुझे ना तो निकालना है ना तो मुझे उसका मान पता है, तो आधार को मारो गोली। तो आप क्या लो? साइन थीटा ले लो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब भी है कर्ण भी है। या कॉस थीटा ले लो, ठीक है। कॉस थीटा में भी नहीं, आधार आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या ले लेंगे? त्रिभुज एनएसपी में साइन थीटा दैट इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब है यहां पे बच्चों हमारा क्या? एनपी, और कर्ण है हमारा एस एन, ठीक है। तो साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एनपी डिवाइडेड बाई, इसका वैल्यू हमको दे रखा है 2l। इसका वैल्यू निकालेंगे तो एनपी दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2l साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा भाई? अब इस वैल्यू को क्या करें? उठा करके यहां पटक दीजिए। कहां पटक दीजिए? यहां इक्वेशन 1 में। तो समीकरण 1 से टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का एम बी, और एनपी के प्लेस पे रख देंगे हम लोग इंटू 2l साइन थीटा। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया सबको? अब देखिए टाउ इज इक्वल टू, इसमें करेक्शन करते हैं, बी को इधर ले आते हैं या बी को बाहर भेजते हैं, एम इंटू 2l, ठीक है, साइन थीटा और इंटू बी। तो आप सबको पता है प्यारे बच्चों, क्या? द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है m, कैपिटल M, और दैट इज इक्वल टू होता है किसी एक ध्रुव प्राबल्य और उनके प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के बराबर। मतलब 2m इंटू 2l होता है, ठीक है। तो वही m इंटू 2l यहां मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा? इक्वेशन यहां 3 दे दीजिए या 2 दे दीजिए। 2 समीकरण 2 से टाउ इज इक्वल टू हम इसके जगह में क्या रख देंगे? m रख देंगे, m, और इसको यदि मैं यहां पे लेके आ जाऊं बच्चों तो ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा। सेम टू सेम आपका वैद्युत के जैसा ही है। वहां टाउ बराबर क्या आता था पता है? सबको पता है पीई, वेयर यहां बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है तो वहां ई चुंबक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी। यहां एम चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण है तो वहां पी वैद्युत क्षेत्र का द्विध्रुव आघूर्ण हुआ करता था। तो टाउ इज इक्वल टू हो गया एम बी साइन थीटा। सपोज ये देखिए ये तो आ गया, अब इसको सदिश के फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर दैट इज इक्वल टू हो जाता है हमारा एम इंटू एम क्रॉस बी, ठीक है, ये हो जाता है हमारा वेक्टर के फॉर्म में। अब इसमें छोटा सा संशोधन करते हैं, और वो क्या चीज है ये देखिए, छोटा सा क्या चीज बच्चों, इधर देखो, समीकरण नंबर 3 से है, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से आपको दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है ब्लैक बोर्ड,
नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, वो भी नहीं दिख रहा था यार, सॉरी। समीकरण 3 से अब दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा होगा। तो समीकरण 3 से देखिए, अगर सपोज करता हूं मैं क्या चीज, सपोज करो बच्चों कि b इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू 90, b इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू 90, अर्थात ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एकांक है और हमारा जो ये जो एंगल बन रहा है मतलब दंड चुंबक है वो लंबवत है, किसके? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो उस स्थिति में हमारा टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा m, क्योंकि साइन 90 इज इक्वल टू होता है क्या चीज, बोल दीजिए क्या होता है, बोलो बच्चों, 1 होता है। तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा m, अर्थात जब आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में या एकांक चुंबकीय क्षेत्र में किसी दंड चुंबक को लंबवत रखा जाता है तो उसका प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण उसके द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या चीज भैया, इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा। छोटा सा है, देख लीजिएगा, ठीक है। आ जाता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है, बिल्कुल 3 नंबर में आता है, ठीक है। तो इधर देखिए क्या चीज, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा। तो क्या होती है कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा, वो देखते हैं। बहुत सरल है, कॉपरेट करना, एकदम क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। माना कि सपोज बच्चों, माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या, द्विध्रुव आघूर्ण M है, द्विध्रुव आघूर्ण M है को कैपिटल M ना, द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m, द्विध्रुव आघूर्ण M है को थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अतः सबको पता है प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण जो होता है बच्चों वो होता है टाउ, दैट इज इक्वल टू mb साइन थीटा। सबको पता है इक्वेशन नंबर 1, ये तो सबको ही पता है, सब जानते हैं। अब आगे क्या है सर, मैं बता रहा हूं आगे क्या है। डियर स्टूडेंट, अब सपोज करते हैं कि हमारा जो दंड चुंबक है उसको थीटा से, ठीक है, थोड़ा और विस्थापित करते हैं, कितना, डी थीटा। तो डी थीटा दंड चुंबक को डी थीटा कोण पर विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो जो कार्य होगा, कार्य W इज इक्वल टू, सबको पता है, बल गुणित विस्थापन, सब जानते हैं भाई, कोई ऐसा नहीं है जो अपरिचित होगा इस चीज से, है ना। तो W कार्य इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों टाउ, बल हमारा क्या, बल युग्म का आघूर्ण क्या है, टाउ mb साइन थीटा एंड इनटू विस्थापन कितना कर रहे हैं, डी थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य, तो डी थीटा हो जाएगा। तो अब यहां हम कहां से कहां घुमा रहे हैं, उसको 0 से उसके वर्तमान स्थिति से हम थीटा कोण में थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हम लोगों का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के थीटा तक, W दैट इज इक्वल टू 0 टू थीटा mb साइन थीटा डी थीटा। इतना चीज समझ में आ रहा है सबको। तो ये हो जाएगा W दैट इज इक्वल टू mb, तो कांस्टेंट चीज है तो बाहर निकाल दीजिए आप लोग, और ये हो जाएगा 0 टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है मुझे बता दीजिए। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आपका कॉस थीटा होता है, बट इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का mb, ठीक है, mb माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 0 टू थीटा। इतना क्लियर है बच्चों। अब आगे देखते हैं, चलिए क्या है, W इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का mb, और ये हो जाएगा माइनस कॉस
अपर लिमिट कॉस थीटा रख देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लोअर लिमिट कॉस 0। ठीक है, तो सबको पता है माइनस एम बी माइनस कॉस थीटा, और कॉस 0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। क्या होता है? 1। ठीक है, तो आप इसको और ऐसा लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। यह है किया गया कार्य का व्यंजक। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? ओके ना? तो इस प्रकार आप किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यहां तक समझ में आ गया सबको अच्छे से? एकदम क्लियर है? मैं पूरा नहीं मिटाने जा रहा हूं, पूरा थ्योरी वैसी रहेगा। अब हम स्थिति ऊर्जा नहीं निकालेंगे। यह है दंड चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक। ठीक है, अब देखिए, अब कहां से स्टार्ट करेंगे ये देखो। आप पूरा सेम टू सेम यहां तक लिखिएगा, मैं एक डेफिनेशन बस लिखवा रहा हूं आपको। ठीक है, क्या है स्थिति ऊर्जा का डेफिनेशन वो देखिए। स्थिति ऊर्जा, बाकी ये जो माना की जो है वो सेम रहेगा। स्थिति ऊर्जा, तो स्थिति ऊर्जा का जो होता है बच्चों डेफिनेशन आप ऐसे लिखेंगे, किसी दंड चुंबक को उसके मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति में लाने में किया गया कार्य ही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मानक स्थिति स्टैंडर्ड क्या है उसका, और वर्तमान स्थिति क्या है उसको बस जानना है आपको। मानक स्थिति जो होता है बच्चों, मानक स्थिति वो होता है आपका थीटा इज इक्वल टू π/2, दैट मीन्स 90। मतलब उसका 90 एंगल से घुमा करके आपको किस एंगल में लाना है? 0 एंगल में लाना है, वर्तमान स्थिति में लाना है। तो एवं दिख रहा है ना आपको, मानक स्थिति दिख रहा होगा। एवं वर्तमान स्थिति जो होती है, स्थिति वो होती है थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं, इधर को मिटा देता हूं आपके। ठीक है, ये लीजिए, क्या हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या था बच्चों? ये देखो, ऐसा एक समान चुंबकीय क्षेत्र था। यदि दंड चुंबक अपनी इस स्थिति में आ गया, सपोज करो इस स्थिति में आ गया, सपोज करते हैं कि घूम करके इस स्थिति में आ गया। ठीक है, प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के कारण घूम करके इस स्थिति में आ गया, तो वापस से आपको किस स्थिति में लेके आना है? इस स्थिति में लेकर के आना है। ये देखिए NS, और इस स्थिति में मतलब ये जो 90 एंगल बना हुआ है, ये 90 एंगल जो बना हुआ है, ठीक है, इस 90 एंगल को आपको किस में करना है? 0 डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो उसमें किया गया जो कार्य होता है वही उसमें क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब माना कि जितना लिखा है वो सब कुछ लिखना है आपको, यहां तक पूरा कंप्लीट लिखना है। तो दंड चुंबक को डी थीटा कोण पर विस्थापित करने में किया गया कार्य W बराबर बल गुणित ये हो गया, एवं उसके मानक स्थिति थीटा इज इक्वल टू 90 से वर्तमान स्थिति थीटा इज इक्वल टू 0 तक लाने में किया गया कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अतः आपको क्या करना है? ये देखिए 0 π/2 W डिफरेंस इंटीग्रेट कर दीजिएगा। ठीक है, इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं करना है। और यहां जाएगा MB साइन थीटा दी थीटा। कहां से कहां तक? सॉरी यार, एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा है। हम उसके वर्तमान स्थिति से, मतलब मिनिमम उसके मानक स्थिति से अधिकतम हम उसको कहां लेके आ रहे हैं? उसके वर्तमान स्थिति में ले आ रहे हैं। ठीक है, तो π/2 टू इनफाइनाइट 0 रहेगा। तो उसके मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक, अधिकतम वर्तमान स्थिति तक लेके आना है हमको, तो वही कार्य जो है उसको स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? थोड़ा सा जगह की कमी है, मैं इधर मिटा रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 0 to π/2 MB को बाहर निकाल दीजिएगा, MB। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, और यही कार्य जो है इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो चुका है। तो ये हो जाएगा हमारा MB कॉस साइन थीटा का सबको पता है यार, माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। और क्या है हमारा? 0 से लेकर के, फिर से मिस्टेक, π/2 से
मिनिमम π/2 से अधिकतम 0 तक लेके आना है। तो ये हो जाएगा mb, ठीक है, और माइनस कॉस अपर लिमिट क्या है 0, ठीक है, और माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos π/2। तो सबको पता है cos 90 इज इक्वल टू 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा u दैट इज इक्वल टू mb और माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा u इज इक्वल टू माइनस mb, माइनस mb। तो ये हो जाता है डियर स्टूडेंट्स आपका क्या चीज, समझ गया सब लोग, स्थितिज ऊर्जा। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा ये हो जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं इसमें कुछ कंडीशंस। सॉरी यार, लग रहा है मैं कहीं पे मिस्टेक किया हूं। कंडीशंस कैसे लगाओगे, क्योंकि कंडीशन तो एंगल में लगता है और यहाँ तो मैंने एंगल खुद खत्म कर दिया है। मेरे से लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हुआ है बच्चों, देखिए थोड़ा सा क्या चीज बता रहा हूं मैं आपको। एक्चुअल में उसका वर्तमान स्थिति क्या होता है ये बता रहा हूं मैं। थोड़ा सा गलती हो गई, माफ करना, ठीक है, सॉरी। देखो भाई, अगर ये हो जाएगा उसका वर्तमान स्थिति, तब तो इसमें प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न ही नहीं होगा। थीटा एंगल में रहता है तब प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसमें तो स्थायी हो जाएगा, अर्थात एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा, तो ये घूमेगा कहां, नहीं घूमेगा ना। इसका वर्तमान स्थिति एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है, मतलब वो थीटा एंगल में रहता है वर्तमान स्थिति। और यहीं पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। इसका वर्तमान स्थिति बच्चों सुधार लीजिएगा, जो जीरो बनाए हो ना, वर्तमान स्थिति जो जीरो बना के रखे हो उसको बस इतना करना, क्या करना, जीरो की जगह में क्या कर देना, थीटा कर देना यार, और कुछ नहीं। मतलब ये सब थीटा बन जाएंगे, ये जितने आपको जीरो दिख रहा है ना वो थीटा बन जाएगा, और कुछ नहीं होगा, थीटा बस बनेगा, बस और कुछ नहीं होने वाला है। तो थीटा जब बन जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ जब थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ये हो जाएगा जीरो और ये बन जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा हो जाएगा। सॉरी, ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये हो जाता है। अब इसमें हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कंडीशन अप्लाई किया जा सकता है। क्या कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, ये देखो आप, कंडीशन कुछ ऐसा ही अप्लाई कर देंगे। यदि सपोज करो थीटा इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, सपोज करते हैं यदि थीटा इज इक्वल टू जीरो है, तब की स्थिति में हमारा जो स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस एम बी कॉस जीरो, अर्थात u इज इक्वल टू माइनस एम बी, अर्थात हमारा स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। क्या होगा, न्यूनतम होगा, और यह जो है न्यूनतम प्राप्त होता है। यदि थीटा इज इक्वल टू आपका 90 कर देते हैं, तो 90 करने पर क्या होगा डियर स्टूडेंट, वो हो जाएगा हमारा u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस जीरो, तो माइनस सॉरी जीरो नहीं 90, तो कॉस 90 का जो वैल्यू होता है जीरो, तो ये हो जाएगा पूरा जीरो, अर्थात ये न्यूनतम स्थिति है। इस स्थिति को बोलते हैं मानक स्थिति, इसमें संतुलित रहता है, और इसमें क्या है देखिए, मानक स्थिति है, स्टैंडर्ड है, स्थिति है, संतुलित है, ठीक है। तो ये कम है और ये मानक है, स्टैंडर्ड है, संतुलन है। इसके बाद यदि थीटा इज इक्वल टू 190 करते हैं, तब की स्थिति में क्या होगा, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम बी कॉस 180। तो 180 इज इक्वल टू सबको पता होगा डियर स्टूडेंट, ये होता है कॉस का चलने का तरीका, मतलब जीरो पर 1 प्राप्त होता है, ठीक है। 90 जब 90 आप चल जाते हो तो ये हमको जीरो प्राप्त होता है, और फिर 180 जब चल जाते हैं 180 तो हमको -1 प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 180 का हो जाएगा -1, देन u इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा एम बी, अर्थात इस स्थिति में हमें स्थितिज ऊर्जा जो है अधिकतम प्राप्त होती है। अब देखते हैं बच्चों धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ओके, बहुत प्यारा है, देखिएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका किसे कहते हैं। तो विद्युत रोधी तार को लपेटकर परिनालिका का निर्माण किया जाता है। कैसे निर्माण किया जाता है, क्या कार्य है, कैसे सिद्धांत है, इसका प्रिंसिपल कैसे है, कार्य करता है, उस सब के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या होता है,
एक आप विद्युत रोधी पदार्थ का बेलनाकार खोखला पदार्थ ले लीजिए, जैसे कि चीनी मिट्टी का, एस्बेस्टॉस का, ठीक है, विद्युत रोधी पदार्थ का खोखला बेलन ले लीजिए और उस पर क्या कीजिए, उस पर तार को विद्युत रोधी तांबे के तार। अब बोलोगे सर विद्युत रोधी तांबे का तार का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। मतलब यह है जी कि आपका तांबे का तार तो चालक है, ठीक है, बट उसके ऊपर में क्या लगा हुआ है, विद्युत रोधी पदार्थ लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार यदि हम लपेट दे, इस प्रकार लपेट दे, ठीक है बच्चों, और इसका कनेक्शन कर दे किसी बैटरी के साथ, इस प्रकार प्लस माइनस, तो धारा हमेशा सबको पता है प्लस से माइनस की ओर बहती है, मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाएगा इस प्रकार। तो परिनालिका का निर्माण कैसे होता है, जब किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे एस्बेस्टॉस, चीनी मिट्टी के खोखले बेलन में तांबे के तार को बहुत पास पास लपेट दिया जाता है और उसका संबंध किसी बैटरी से कर दिया जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वहां परिनालिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, जिसका दोनों सिरा एक चुंबकीय ध्रुव की भांति कार्य करने लगता है। इतना सबको क्लियर है? पूरा क्लियर है बच्चों? और जैसे ही हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद करते हैं, वह चुंबक की भांति व्यवहार करना बंद कर देता है। ओके, अब इसमें कौन सा ध्रुव उत्तरी ध्रुव का कार्य करेगा और कौन सा ध्रुव दक्षिणी ध्रुव का कार्य करेगा, यह भी देख लो। जिस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सबको पता है, सब जानते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जानते हैं ना भाई। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त, ऐसा भी वर्ड यूज करते हैं हिंदी में, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे लोग, है ना। वामावर्त, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब सुई के चलने की दिशा, ठीक है। सुई हमारा ऐसा चलता है, ये देखो ऐसा चलता है, ऐसा, ठीक है। तो जब सुई के चलने की दिशा में होती है धारा कैसी होती है, सुई के चलने की दिशा में, मतलब इस प्रकार होती है। तो ये एक्चुअल में, ये देखिए, मैं आपको बढ़िया से एक ट्रिक भी दे देता हूं, ये देखिए ट्रिक ये है एस। तो वह किसकी भांति कार्य करते हैं, ये देखो ना, ये इधर से चल रहा है और ये इधर चल रहा है, मतलब एस भी बन गया और एक क्लॉकवाइज भी है। तो क्लॉकवाइज चलता है, तो जिस ध्रुव, ऐसा आप देखोगे तो जहां धारा तो ऐसे दिखाई नहीं देगा कि कैसे चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये प्लस माइनस से हमको समझ में आ जाएगा, प्लस माइनस से समझ में आ जाती है। तो जिस सिरे पर धारा क्लॉकवाइज चल रही है वो हमारा एक साउथ पोल की तरह कार्य करेगा, और जिसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, मतलब इधर से चल रहा है ऐसा, तो वह किसकी भांति कार्य करेगा बच्चों, नॉर्थ की तरह कार्य करेगा। ये देखिए ऐसा, ये देखो, ये समझ में आ गया। तो इसके सिंबल में ही इसका ट्रिक छुपा हुआ है, आप ऐसे बता सकते हो, ठीक है। कहीं एकदम ट्रिकी घुमावदार क्वेश्चन आ गया तब की बात है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये एक परिनालिका समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं इसका चुंबकीय क्षेत्र व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, स्टूडेंट ये तो समझ में आ गया आपको, परिनालिका है ना भाई। अब इसको मिटा रहे हैं क्योंकि मुझे अब व्यंजक निकालना है, डेरिवेशन, और उसके लिए मुझे एक चित्र भी बनाना है। ध्यान से देखिएगा केयरफुली थोड़ा सा, ठीक है। क्या है, मैं एक परिनालिका ले रहा हूं, एक परिनालिका जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है और जिसकी त्रिज्या A है। केयरफुली समझिएगा, एक परिनालिका जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है और जिसकी त्रिज्या A है। इस परिनालिका का केंद्र O है और O से x दूरी पर एक अल्पांश वलय, ठीक है, छोटा सा इसका हमने हिस्सा काट लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कहा जाता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया है dx, वलय छोटा सा हिस्सा, ठीक है बच्चों। मैं फिर से बोल दूं क्या, चलिए बोलता हूं, आराम से बोलता हूं मैं, टेंशन मत लीजिए आप, फिर से सुनो। माना कि एक परिनालिका जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L, जिसकी त्रिज्या A एवं केंद्र O है, जिसके केंद्र O से D दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। परिनालिका में फेरों की संख्या
नंबर ऑफ टर्म्स किस चीज का, तांबे के तार का, अभी बताया ना मैं, तांबे के तार का नंबर ऑफ टर्म्स n है। इसके केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु नहीं, एक अल्पांश, बेलन का अल्पांश, परिनालिका का अल्पांश dx है। अतः dx में फेरों की संख्या पूरा लिखिएगा, जितना बोला हूं उसको, संख्या nx हो जाएगा, होगा, ठीक है। अतः अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है, वो डेरिवेशन जो होता है बच्चों, वो होता है b दैट इज इक्वल टू, या db, अल्पांश के कारण ले रहे हैं तो db दैट इज इक्वल टू, आप सबको दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं, देख लीजिएगा, मैं बताता हूं ये क्या चीज लिख रहा हूं मैं, म्यू नॉट n i a स्क्वायर dx, आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा होगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट मत लगाओ, अंडर रूट की जगह में ये लिख दो, क्या, ये देखिए मैं बता रहा हूं आपको, बड़ा कोष्टक d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर और कंप्लीटली 3/2। अब ये कहां से आ गया सर, क्यों लिख दिया सर आप, इसको तो हमको अभी तक पढ़ाए नहीं हो, और ये कैसे आ गया बताए नहीं रहो, डायरेक्ट इसको लिख दिए, क्या प्रॉब्लम है सर आपको? प्रॉब्लम मुझे नहीं बच्चों, प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि मैं आपको अभी अध्याय 4 नहीं पढ़ाया, सीधा सीधा 5 पढ़ा रहा हूं, और इन दोनों का ऐसे जमा दिए हैं, ऐसा जमा के रख दिए हैं इसको, कि अगर 4 को पढ़ोगे तो भी तकलीफ होगी आपको, 5 को पढ़ोगे तो भी तकलीफ होगी, मतलब अरेंजमेंट थोड़ा सा इनका गड़बड़ हो गया है। इन दोनों को ना कंबाइन एक चैप्टर बना देना चाहिए था, बड़ा वाला, ठीक है, थोड़ा अरेंज कर देना चाहिए था। बेसिक, सारा बेसिक यहां है कि चुंबक क्या है, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक समान चुंबक क्षेत्र क्या है, चुंबक का कूलाम का नियम क्या है, अक्षीय निरक्षीय, सब कुछ यहां है बेसिक, और इसका सारा एप्लीकेशन इससे पहले दे दिया है। तो बताओ, बिना किसी चीज को जाने उसके एप्लीकेशन कैसे आप करोगे, बताओ उसको उपयोग कैसे करोगे, है ना भाई, बेसिक पहले पता होना चाहिए ना, तब तो जाके एप्लीकेशन करोगे, ठीक है। मोबाइल पकड़े हो, मोबाइल में पता ही नहीं है कि कॉन्टेक्ट नंबर कहां है, तो कैसे कॉल कर लोगे आप, उसका उपयोग कैसे कर लोगे, पहले तो कॉन्टेक्ट नंबर देखना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम ये, तो यही प्रॉब्लम है। तो ये एक्चुअल में आया है, मैं पढ़ा दूंगा आपको जब अध्याय 4 पढ़ाऊंगा, तो ये वास्तव में कहां है, चूंकि ये आया है बच्चों धारावाही वृत्ताकार लूप से आया है, वृत्ताकार लूप, किसी धारावाही वृत्ताकार लूप, ये क्या है, एक धारावाही वृत्ताकार लूप है, इसको काटे हैं हम, एक बेलन का एक हिस्सा खीरा है, खीरा को बीच से काट दिए हो आप, एकदम पतला फाइन, एक मतलब क्या बोलते हैं स्लाइस, ठीक है, निकाल लिए, तो वो क्या है, एक धारावाही वृत्ताकार लूप है, वृत्ताकार लूप है, ठीक है, और उस पर भी हमारा क्या है, नंबर ऑफ n टर्म्स है, ठीक है। तो इसलिए इसमें ज्यादा डाउट मत करना, मैं पढ़ा दूंगा, अभी थोड़ा सा या तो फिर आप रट्टा मार लो या तो थोड़ा दिन वेट कर लो, ओके। तो अब देखिए इसमें देखते हैं, इस वाले को देखते हैं बच्चों। अतः संपूर्ण परिनालिका के कारण तीव्रता, तो संपूर्ण परिनालिका के कारण जो तीव्रता आएगा बच्चों, वो आ जाएगा, इधर देखिएगा, dB, इसको हमको इंटीग्रेट करना है -L से +L तक, लंबाई इसका -L से +L तक आपको इंटीग्रेट कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा -L to +L, ठीक है, और ये हमको दे रखा है म्यू नॉट n i a स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और 3/2। समझ में आ रहा है? अब यहां थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई करते हैं, थोड़ा ये छोटा हो जाएगा, टेंशन मत लो आप, छोटा हो जाएगा, ये इतना बड़ा नहीं है, छोटा हो जाएगा, टेंशन मत लो, और ज्यादा बड़ा भी नहीं है ये। देखो क्या करेंगे, कंडीशन क्या ले रहे हैं बच्चों, d इज ग्रेटर देन x एंड आल्सो d इज ग्रेटर देन a। इस स्थिति में अर्थात जो है हमारा वो जो बिंदु लिए है P बिंदु, उसकी दूरी
उसके त्रिज्या से कहीं ज्यादा है, और ये जो अल्पांश हम लोग लिए हैं, वृत्ताकार लूप लिए हैं एक, ठीक है, उससे भी कहीं ज्यादा है, तब के केस में क्या हो जाता है हमारा, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा b में, इंटीग्रेशन होगा तो, और इसमें जितना चीज आपका कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए, मतलब म्यू नॉट कांस्टेंट है एक, n नंबर ऑफ टर्म्स कांस्टेंट है, I एक समान हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, अप डाउन नहीं कर रहे हैं, इसकी त्रिज्या तो निश्चित रहेगी, ठीक है, इतना कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, तो अंदर में बच जाएगा -l से लेकर के l तक, और ये बच जाएगा dx ऊपर में, और नीचे में ये बहुत बड़ा है इससे, और ये इससे भी बड़ा है, तो ये बस बच जाएगा बच्चों d² बच जाएगा, और ये बच जाएगा 3/2, मतलब वो नागण्य है, उसके तुलना में 0 के इक्वल है, 0 नहीं है लेकिन इक्वल है, तब की केस में हमारा हो जाएगा b = म्यू नॉट NIA², और ये भी एक कांस्टेंट राशि हो जाएगा, और ये देखो 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा d³ हो गया, और ये हो जाएगा dx, और ये हमारा है -l से लेकर के l तक। इतना क्लियर है? अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा करके बना देते हैं, चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा। अब उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, इंटीग्रेशन क्या होगा इधर देखो, b = म्यू नॉट NIA² डिवाइडेड बाई d³, और उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारा l, क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, और l हो जाएगा, सॉरी x हो जाएगा, x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, -l से l तक। अब वैल्यू रख दीजिए म्यू नॉट NIA² डिवाइडेड बाई d³, अब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा l, और माइनस माइनस हो जाएगा +l, ठीक है, तो हमारा b का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट NIA² × 2l डिवाइडेड बाई d³। d³। अब इसमें आगे थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा बस गया, आगे देखिए क्या, ओके स्टूडेंट, अब आगे देखिए क्या चीज, हम सबको पता है, एक छोटा सा फिर मिस्टेक हो रहा है यार, पता नहीं आज क्या हो गया है, दिमाग थोड़ा सा, यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया डियर स्टूडेंट, ये होता है 1/2, संपूर्ण के लिए 1/2 -l to l, ठीक है, तो ये सबके नीचे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यार, सॉरी, तो 2d हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है, उसको रहने देते हैं, अभी 2 को रहने देते हैं, उसको कोई टेंशन मत लो, काटने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा रहने देते हैं, रहने दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारा जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वो जो होता है आप सबको पता है 2 टाइप का होता है, मैं आपको बताया हूं, प्रभावकारी लंबाई और एक ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के बराबर होता है, m = पता है। दूसरा जब परिनालिका के लिए यूज करते हैं बच्चों, तो वो जो हो जाता है वो होता है आपका NIA परिनालिका के लिए, जहां n क्या है, संपूर्ण परिनालिका में फेरों की संख्या, I क्या है, फेरों में प्रवाहित धारा, A क्या है, उस परिनालिका का क्षेत्रफल। तो आप सबको पता है यार, देखो यहां फेरों की संख्या कितना है, n दिया है, और n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, तो संपूर्ण परिनालिका में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, तो संपूर्ण परिनालिका की लंबाई 2l है, ठीक है, और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो संपूर्ण परिनालिका की लंबाई फेरों की संख्या हो जाएगी n = 2ln। ये कुछ ऐसा है कि एक पेन की कीमत यदि 10 रुपए है बच्चों, 10 रुपए है, तो 10 पेन की कीमत कितना हो जाएगा, 10 पेन की कीमत हो जाएगी 10 × 10, होगा कि नहीं। उसी प्रकार एकांक लंबाई में जब फेरों की संख्या n है, तो संपूर्ण परिनालिका में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, तो संपूर्ण परिनालिका की लंबाई क्या है, 2l है, तो 2l × n हो जाएगा। समझ में आ गया ये चीज। तो इसके जगह में हम क्या रख देंगे, m = रख देंगे, n की जगह में रख देंगे हम लोग n × 2l, और I प्रवाहित धारा है, और A एरिया, तो उस परिनालिका का सबको पता है, त्रिज्या जो है, परिनालिका का त्रिज्या जो है वो A है, देख लेंगे आप लोग चित्र में, तो A है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। क्यों होगा, क्योंकि सबको पता है ये जो बेलन का जो ये है आपका, ठीक है, हमने क्या निकाला है, एक अल्पांश निकाला है, तो ये एक क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। समझ में आ गया इतना चीज, इसी को बस यहाँ पे आपको रखना है। तो देखिए क्या क्या चीज दे रखा है, इसको या चाहो तो आप थोड़ा जमा लीजिए, या देख लीजिए क्या है, n है बिल्कुल, 2l है,
N है, ठीक है, 2L है, 2L है, I है, I है। तो बस इतना हमको दे रखा ना, तो इसको नीचे ले आओ, आप इसको कहां ले आओ, नीचे ले आओ। तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा n इंटू 2L इंटू आई। हो गया बच्चों। अब देखो यार, बस छोटा सा बस बच गया, ठीक है। क्या चीज बच गया ये देखो आप, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए। क्या रख देंगे हम, b दैट इज इक्वल टू, देखिए म्यू नॉट है, रहेगा, ठीक है। n यहां पे है क्या, n है, बिल्कुल है सर। 2L है, I है सर, ठीक है। और सॉरी पाई आर स्क्वायर नहीं होगा उसका, अरे यार ये क्या हो रहा है यार, त्रिज्या a है तो a स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा ना। अब देखिए ni 2L, इतना के प्लेस पे क्या रख दूंगा, ni 2L के जगह में क्या रख दूंगा। चलो एक काम करते हैं, इसको खिसका देते हैं, a स्क्वायर को यहां ले आता हूं और ni को इधर ले आता हूं। तो ni 2L के जगह में क्या रख देंगे, पूरा हम लोग रख देंगे m बाई पाई या a स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। तो म्यू a स्क्वायर ये तो रहेगा ही, और 2d क्यूब भी रहेगा। अब इतना के जगह में हमने क्या रख दिया, m डिवाइडेड बाई क्या रख दिया, पाई a स्क्वायर रख दिया। तो पाई a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया बच्चों, तो b इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, म्यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, m डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा d क्यूब हुआ। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये देखना, ऊपर और नीचे में मैं 2 का गुणा कर रहा हूं, तो ऊपर में 2 का गुणा करूंगा तो 2m बन जाएगा, और नीचे में 2 का गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और फिर से एक चीज छूट रहा है, पाई छूट रहा है, पाई है यहां पाई रहेगा, 4 पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई d क्यूब। कितना 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 ध्यान रखना पड़ता है यार, जब दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है ना, तो ये सब चीजें बहुत मिस्टेक हो जाती है। लेकिन आ गया भैया, आ गया एकदम राइट है। राइट कैसे मैं बता रहा हूं, मैं ये एक्चुअल में आपको दिख क्या रहा है ये मुझे बता दो, कोई तो बता दो यार। अच्छी स्थिति पढ़ाया हूं मैं आपको, जा करके देख लीजिए, अच्छी स्थिति का ही है, अच्छी स्थिति का फॉर्मूला है कि नहीं है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई d क्यूब, अच्छी स्थिति में फॉर्मूला है। अर्थात हमारा परिनालिका किसकी भांति कार्य करने लगता है, दंड चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। क्योंकि हमने कहां ज्ञात किया था, बताओ मुझे, कहां ज्ञात किया था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहां ज्ञात, बिंदु P पर ज्ञात किया था। और बिंदु कहां पर था, इस परिनालिका के अक्ष में था कि नहीं था। तो ये अक्ष किसकी भांति कार्य करने लग गया, अगर इसके लिए भी इस बिंदु पर और एक दंड चुंबक के लिए भी इस बिंदु पर, दोनों के लिए ही d दूरी पर और बिंदु P पर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर है, अर्थात दोनों परिनालिका और दंड चुंबक भी क्या है, बराबर है। तो ये कंसेप्ट निकल के आता है, सिद्ध कीजिए कि परिनालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है या कार्य करता है। तो आपको पूरे यही चीज बताना है। यह बोलता है कि दंड चुंबक या परिनालिका क्या है और इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की व्यंजक प्राप्त कीजिए, तब भी यही निकाल के दिखाना है। अब असमानता क्या होती है, बस देख लो, सब कुछ सेम रहता है, मतलब इसमें भी दोनों दो जो है ध्रुव रहेंगे, ठीक है, NS ध्रुव रहेगा, सब कुछ सेम रहता है। बस अंतर क्या रहता है मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, एकदम बारीक सा। और वो बारीक सा डिफरेंट ये है, आप सबको पता है दंड चुंबक में NS जो सिरा होता है, ठीक है बच्चों, तो सबसे ज्यादा इसकी जो प्राबल्य होती है, ध्रुव प्राबल्य होती है, यह शक्ति होती है, ठीक है, आकर्षित करने का, वो कहां होता है, इसके ध्रुवों पर होता है, ठीक है। और यहां इधर चलने पर, मध्य की ओर चलने पर क्या होने लगती है, कम होने लगती है। जबकि एक कुंडली में, सॉरी परिनालिका में, एक परिनालिका में पूरा जो है परिनालिका में एक समान रहता है। रीजन क्या है कि इसमें फेरों की संख्या क्या रहती है, समान दूरी पर और एक समान रहती है। इस कारण इसमें जो है हमारा जो ध्रुव प्राबल्य है, यह शक्ति है जो आकर्षित करने का चुंबक का, वो एक समान रहता है। समझ में आ रहा है, एक समान रहता है। किंतु फिर भी मध्य में सिरों की अपेक्षा मध्य में थोड़ा सा ज्यादा रहता है, मतलब इसके थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये थोड़ा सा क्या हो गया, उल्टा हो गया। एक समान रहता है किंतु फिर भी सिरों की अपेक्षा, ध्रुवों की अपेक्षा मध्य में थोड़ा सा ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रहता है, जबकि इसमें ध्रुवों पर बहुत ज्यादा रहता है अपेक्षाकृत मध्य के। तो बच्चों, डियर स्टूडेंट, आज का ये क्लास यहीं पे द एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।